हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, 1 मिनट चालू कर देना, कुछ लोग और आ रहे हैं। हेलो। Okay, अच्छा, तो हम तो चालू करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक विजिबल लाइट तक पढ़ा था। आज अपन 3 ये खत्म करके फिर हम ऑप्टिक्स पाएंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखो यूवी लाइट का, देखो एक बात तो तुम्हें वेवलेंथ इसकी याद रखनी है, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 10⁻17 हर्ट्ज। ये तुम लोगों को याद रखना है। इसका सोर्स देखो, यूवी लाइट का सोर्स तुम सबको पता होगा, तुम सबने वो वेल्डिंग होते हुए देखा है कभी? कभी भी तुमने वेल्डिंग होते हुए देखा हो तो कहते हैं ना, वेल्डिंग जब होती है तो वो लोग चश्मा लगाते हैं, है ना? उससे क्या होता है, क्योंकि वेल्डिंग जब होती है, वेल्ड कब करते हैं? अगर आपको दो चीजों को वेल्ड करना है ना, अगर आपको दो मेटल को वेल्ड करना है तो अपने को मेटल को क्या करना पड़ता है? अपने को मेटल को मेल्ट करना होता है। और जब आपका मेटल मेल्ट होता है तो सोचो उस वक्त आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। उस वक्त आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और इस हाई टेम्परेचर के कारण जो आर्क, तुमने देखा होगा वहां पे एक आर्क निकलती है, आर्क मतलब वो रोशनी टाइप होती है, उस आर्क से आपकी यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसका सोर्स तो देखो, आर्क ऑफ आयरन एंड मर्क्यूरी, सन से भी यूवी लाइट बहुत आती है। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट सोर्स है। जैसे तुम लोग बोलते हैं ना ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, तो ओजोन लेयर में होल हो रहा है। तो ओजोन लेयर में होल होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा तो फिर आपकी यूवी लाइट पेनिट्रेट करके अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी और इससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो सन से यूवी लाइट आती है, आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी वहां से यूवी लाइट आती है, और हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब जहां पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वहां पे आर्क, आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिंगारी नहीं, समथिंग आर्क को कुछ बोलते हैं, तो वहां से आपकी क्या निकलती है? यूवी लाइट निकलती है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, यूवी लाइट की वेवलेंथ 3.5 इंटू 10⁻⁷ से लेके 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये वेवलेंथ तो तुम्हें ना एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना, अभी तुम याद करके कोई फायदा नहीं है। फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻17 हर्ट्ज के आसपास होती है ना? और इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान से देखो। तो आपका आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब है कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर यूवी लाइट का तुम यूज करोगे तो यूवी लाइट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो यूवी लाइट अगर किसी एटम पे गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। तो हम इससे आयोनाइजेशन कर सकते हैं। काफी एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी ऑफ अ वेव ई इक्वल टू एच न्यू, ये अपन डुअल नेचर में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन तो भी तुमने केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू एच न्यू। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी आपकी लाइट के पास एनर्जी होती है। तो ये हाईली एनर्जेटिक होती है। और वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, यूवी लाइट के कारण आपकी स्किन टैन हो जाती है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है। और फाइनली यूज ऑफ यूवी लाइट। एक तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, वो हेमा मालिनी का ऐड आता है, आई थिंक कोई
जिसमें वो वाटर प्यूरिफायर बेचती है, हेमा मालिनी, तो वो बोलती है ना इसमें यूवी अल्ट्रावायलेट रे यूज करते हैं, क्योंकि यूवी के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसलिए अपन यूवी लाइट को कहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। एक तो वाटर प्यूरिफायर में आप यूज कर सकते हो, फूड प्रिजर्वेशन सेम, क्योंकि ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इन द स्टडी, और ये वाला ठीक है, सेकंड वाला रहने दो। आप ये वाटर प्यूरिफायर वाला याद रख लो। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि यूवी लाइट के पास बहुत एनर्जी होती है और वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आगे आएगा न्यूक्लियाई में, कि यूवी लाइट और गामा रेस को कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करने में यूज करते हैं। और ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूवी लाइट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, लेकिन क्या है कि ओजोन लेयर हमको बचा रही है अब तक, तो इसलिए हम बचे हुए हैं। वरना यूवी रे अगर हमारी स्किन पे गिरती है तो उससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है ना। तो इससे अपने को ओजोन लेयर बचाती है। तो ये सब लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो है कुछ नहीं, थ्योरी है, इसमें कुछ हाईफाई चीजें नहीं है, बस सबके सोर्स याद रखना है ना, सबके सोर्स तुम्हें याद होना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सबके 2-3 यूज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ओके, कोई डाउट है किसी को, क्योंकि ये वाली स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम अभी नहीं लिख रहे हो तो आप बाद में आराम से लिख लेना। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट है अपनी एक्सरे। याद रखना, एक्सरे जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। दे हैव मैनी यूजफुल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ध्यान से देखो, इसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो याद रखना, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। और इसका सोर्स तुम अभी अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका, है ना। इसका मतलब आपकी एक्सरे बनती कैसे, आप किसी भी मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से टकराता है तो यहां पे आपकी एक्सरेज क्रिएट होती है। एक्सरे का सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स fast moving electrons are bombarded on a metal target. Fast moving electrons are bombarded on a metal target. अगर आप किसी मेटल टारगेट पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हो तो वहां पे आपकी एक्सरे क्रिएट होती है। लिख लो अपनी कॉपी में, एक्सरे का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बार आता है ये, कि व्हाट इज द सोर्स या फिर राइट सोर्स ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे कैसे बनती है। एक तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सन पे बनती है, लेकिन अगर मुझे मान लो आर्टिफिशियली क्रिएट करनी है लेबोरेटरी में, तो कैसे क्रिएट करते हैं, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड टू अ मेटल टारगेट, तब आपकी क्या बनती है, एक्सरे बनती है। बहुत एनर्जेटिक होती है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=h/ν। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, तो हाईली एनर्जेटिक होती है। ये भी आयोनाइजेशन कर सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे आएगा, ये भी कर सकती है। और इसके यूज तो तुम्हें पता ही है यार, एक यूज तो तुम सबको पता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज आता है। एक इंजीनियरिंग में, जिसे ना तुम लोग ने शायद 9th या किसी क्लास में पढ़ा होगा, कि अगर मान लो कि तुम वेल्डिंग कर रहे हो और वेल्डिंग में कोई क्रैक है कि नहीं, तो उसको पता करने के लिए भी हम एक्सरे का यूज करते हैं, और रेडियोथेरेपी में भी यूज करते हैं। तो ये लिख लो अपने 2-3 यूज। खासकर इसका यूज क्या लिखना, मेडिकल डायग्नोसिस वाला लिखना, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आगे आएगा। डिफॉल्ट मतलब क्रैक और फॉल्ट पता करने के काम आता है, कैसे काम आता है मैं तुम्हें अगली साइड में बताता हूँ। और रेडियोथेरेपी में यूज आता है, ये एक्सरे का यूज है। लेकिन याद रखना कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एक्सरे में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो अगर तुम तुम्हारी बॉडी को ज्यादा देर तक एक्सरे के उसमें रखोगे ना, तो तुम्हारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तुम्हारा डीएनए चेंज हो सकता है। इसलिए ये ना एक्सरे के सामने ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, है ना। ज्यादा देर तक अगर आप एक्सरे के सामने रहोगे तो तुम्हारा डीएनए चेंज हो सकता है ना। इट कैन, मतलब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स है, उन प्रोटीन्स को ये हैम्पर करता है। तो ज्यादा देर तक आपको एक्सरे के सामने नहीं रहना है ना। लिख लो अपनी कॉपी में कि एक्सरे का वेवलेंथ रेंज एंगस्ट्रॉम में होता है, फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज बहुत ज्यादा होती है। एक्सरे बनती कैसे है, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड टू अ मेटल टारगेट। किसी मेटल पे आप इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करो तो वहां पे एक्सरे बनती है। हाईली एनर्जेटिक होती है, आयोनाइजेशन हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी।
और इसका यूज क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, क्रैक पता करने के काम आता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के काम आता है। और बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है गामा रेस। फिर मैं ऑप्टिक्स पे आ रहा हूं, तो अपनी पेन और कॉपी तैयार रखना क्योंकि तुम्हें आज न्यूमेरिकल करने मेरे साथ। हाँ लक्षिता, लक्ष्य डीएनए चेंज होने से अब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं, है ना। तुम लोग शायद कभी इसे इंडस्ट्री में गए नहीं होंगे, लेकिन जितनी भी ये बड़ी बड़ी मेटल इंडस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे शिप बनती है या फिर जहाँ पे बड़े बड़े मेटल स्ट्रक्चर बनते हैं, वहां पे ना दिन के टाइम पे कभी भी एक्सरे यूज नहीं करते हैं, रात के टाइम पे एक्सरे यूज करते हैं। और वहां पे लिखा होता है कि ये एक्सरे जोन है, इसमें जाना मना है, क्योंकि एक्सरे में इतनी एनर्जी है ना, ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ना डीएनए, जीटी, जिसके पास बायोलॉजी है, उसमें जी टी सी डी 4 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल भी आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मतलब जो आपका डॉटर सेल है उसकी। तो इसलिए एक्सरे बहुत ज्यादा हानिकारक है, और एक्सरे से ज्यादा खतरनाक तो गामा रेज है। अपना लास्ट टॉपिक है गामा रेज, तो लिख लो अपनी कॉपी में। दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज एंड लोवेस्ट वेवलेंथ। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है। और हाँ, एक ये लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में, पेनिट्रेशन पावर, मतलब किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पेनिट्रेट करने की कितनी पावर है। तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा आपकी पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन का मतलब है किसी चीज के अंदर घुस जाना। पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? किसी चीज के अंदर घुस जाना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा, है ना। तो लिख सो अपनी कॉपी में कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? फ्रीक्वेंसी के। सेम इसकी वेवलेंथ भी आपकी 10⁻⁻14 मीटर, देखो कितनी ज्यादा कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻22 हर्ट्स होती है। और गामा रे पता है कहां बनती है? जनरली गामा रे आपकी ये न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपका वहां पे बनती है गामा रे, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसका एक सोर्स लिख लेना, कोबाल्ट 60 इज ए प्योर गामा रे सोर्स। मतलब कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक आइसोटॉप है जो गामा रेज एमिट करता है। ये लिख लो अपनी कॉपी में। आयोनाइजेशन ये भी करेगा, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाई पेनिट्रेशन पावर है। ठीक है। और गामा रे का यूज क्या है? जनरली गामा रे का सबसे बड़ा यूज है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। रेडियोथेरेपी में काम आता है। टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन चालू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाती है ना, फिर तुम्हें एनर्जी मिलती है, लेकिन चालू करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी अपने को कहां से मिल सकती है? गामा रे से मिल सकती है। ठीक है। टू प्रिजर्व फूड स्टॉक, ये तो रहने दो यार, खाना खाना गर्म, यार खाना बचाने के लिए तो घर में आप न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करोगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये बार बार आ रहा है, तुमने देखा, टू स्टडी स्ट्रक्चर, टू स्टडी स्ट्रक्चर, ये अपन लोग पढ़ेंगे, ये आगे आएगा, है ना, ये आगे आएगा, इसलिए एक बार याद रख लेना। तो इसके कौन से 3 एप्लीकेशन याद रखना? टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स इन द रेडियोथेरेपी, टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन, टू स्टडी द एटॉमिक न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। और हाँ ये याद रख लेना, कोबाल्ट 60 इज ए प्योर गामा रे सोर्स, है ना। कोई तुम्हें पूछे कि राइट एनी वन गामा रे सोर्स, तो आप वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी लिख सकते हो, और वहां पे आप लिख सकते हो कि कोबाल्ट 60 का आइसोटॉप है, जिससे कौन सी रे निकलती है? गामा रे निकलती है। याद रखना इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻22 हर्ट्स। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इसके साथ तुम्हारा पहली बुक, मतलब आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। अब मैंने देखो परसों भी तुम्हें एक स्लाइड शीट भेजी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तुम लोग सॉल्व करके मुझे भेजो, है ना, पागल मत बनो, तुम लोग सॉल्व करके मुझे भेजो, क्योंकि मेरे को पता है कि उस शीट में बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो तुमसे नहीं होंगे और तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, पर तुम पूछोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा ना। प्लीज यार आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी शीट्स खत्म कर लेना, क्योंकि अपन अब ऑप्टिक्स चालू कर रहे हैं, ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा चलेगा। ऑप्टिक्स में बहुत न्यूमेरिकल है, तुम लोग मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं ऑनलाइन क्लास में आने का, है ना। प्लीज यार ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ करना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके साथ खत्म होता है। अभी राइट नाउ मैं ऑप्टिक्स चालू कर रहा हूँ, किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई डाउट है तो पूछो। इसके सारे फॉर्मूले मैं तुम्हें भेज चुका हूँ, तुम सबके पास फॉर्मूले हैं, मैंने तुम्हें वो स्लाइड भेजी है नोट्स वाली, अगर नहीं है तो मुझसे मांग लो और लिख लो अपनी कॉपी में सब एक जगह। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो फिर मैं ऑप्टिक्स पे आ रहा हूँ। सर मेरा वाला क्वेश्चन। तूने मुझे चैट में भेजा है क्या?
अरे वो तेरा, वो सर भेजता हूँ, वो भेजता हूँ तेरा लाइट वाला। तू एक बार मेरी शीट तो करके भेजा कर भाई। कभी तुम मुझे शीट्स भेजा करो लिख के कि तुम क्या कर रहे हो घर पे, क्या नहीं कर रहे हो। आप लोग इधर उधर के इतने क्वेश्चन पूछते हो, जो तुम्हें करना है वो तो तुम पहले करो। तुम शीट नहीं भेजोगे, कोई मतलब नहीं है इन सब पढ़ाई का यार। प्लीज यार शीट्स भेजा करो यार, वरना सही में मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं पड़ता तुम लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं कैसे पढ़ाऊं फिर तुम्हें। आप में से 3 लोगों ने मुझे उस शीट का सबमिशन किया है, किसी ने किया ही नहीं है। प्लीज यार, है ना। तो इसके साथ अब मैं ऑप्टिक्स चालू कर रहा हूं। सारी देखो 7 अपन ने रे पढ़ी है, सातों रे का सोर्स तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, सबके एप्लीकेशन तुम्हारे दिमाग में फिट होने चाहिए, सबके वेवलेंथ प्लीज याद कर लेना। थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा लेकिन याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेडियो वेव की याद है, वो मैंने तुम्हें एएम वेव का बैंडविड्थ बताया था, वो तुम एक बार याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं ऑप्टिक्स पे। तो लिखो अपनी कॉपी में सबसे पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन पे हम इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे, और रिफ्लेक्शन के डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, तो मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन के सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा। रिफ्रैक्शन के सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले तुम सीखना कैसे यूज करते हैं, और उनके न्यूमेरिकल आज हम करेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, तुम सब लोगों ने 6 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, और 12th में वापस आया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium, bouncing back of light in same medium is called as reflection. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये टकरा के वापस इसी मीडियम में जा रही है, तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट आती है टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है। और इसके 2 लॉ तुम्हें पता है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब आपकी इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होता है, और आई किसके बराबर होता है, आर के। ये रिफ्लेक्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स, लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स, velocity, wavelength and frequency remains unchanged, remains unchanged, but phase can change, phase can change। तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, अगर तुम्हें याद हो, तो कोई भी लाइट टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है ना। ये अपन आगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि फेज एंगल कैसे चेंज होता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, लिखो अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन velocity, wavelength and frequency of light remains unchanged. During reflection, velocity, wavelength and frequency remains unchanged, but phase difference can change। और कैसे चेंज होता है ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, बट फेज डिफरेंस कैन चेंज, बट फेज डिफरेंस कैन चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। तुम सब लोगों ने शायद प्लेन मिरर पहले पढ़ा हो, अगर पढ़ भी रखा हो तो वापस तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। प्लेन मिरर होता क्या है, तो आपका प्लेन मिरर इस तरीके से होता है। तो प्लेन मिरर में एक साइड रिफ्लेक्टेड होती है, एक साइड पॉलिश्ड होती है। तो मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है, सपोज करो कि प्लेन मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है, और मुझे इसकी इमेज बनानी है, किसकी, ए बी की। तो देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। तो आप क्या करो, बी से एक लाइट तो सामने की तरफ फेंको, तो ये लाइट तो जैसे जाएगी वैसे की वैसे वापस आ जाएगी, और एक लाइट आप इस तरीके से फेंको तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहां पे आपकी बी की इमेज बनेगी, ये है बी डैश, और आपकी नीचे की तरफ ए डैश। तो ध्यान से देखना, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना अपनी कॉपी में। वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर तुम्हें इन दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता है तो अभी सीख लो। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे इमेज बन रही है ना, वहां पे लाइट सही में नहीं पहुंच रही है। ध्यान से देखो, तो आपने लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, ये इमेजिनरी है, मतलब यहां पे आपकी लाइट सही में नहीं पहुंच रही है। आपने रिफ्लेक्टेड लाइट को, ध्यान से देखो,
आपने रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है इमेज बनाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, आपकी इमेज भी ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। वर्चुअल है, इरेक्ट है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सेम साइज, मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी आपकी इमेज है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता हो 10th क्लास में पढ़ाते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं यू, मिरर से इमेज की दूरी को बोलते हैं वी। तो इस केस में यू और वी एक दूसरे के बराबर होते हैं। याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनती है उसकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती है, तो जनरल प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, सेम साइज होती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज होती है। और याद रखना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपकी लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, अब तुम सब ध्यान से समझना, पहले अपनी कॉपी में लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज, ये जनरल प्रॉपर्टी है। मतलब मैं आगे आ रहा हूं, जनरल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि प्लेन मिरर के कारण आपकी रियल इमेज भी बन सकती है, लेकिन खाली वो एक ही केस है। मैक्सिमम केसेस में आपकी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, सेम साइज होती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, मैं अगली स्लाइड में आ रहा हूं, एक बार ये चारों प्रॉपर्टी लिख लो अपनी कॉपी में। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, मैं उस पर आ रहा हूं, एक बार ये चारों प्रॉपर्टी लिख लो। दिस आर जनरल प्रॉपर्टीज, दिस आर जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, मैं उस पर आ रहा हूं, ध्यान से देखो। लेटरल इन्वर्जन का मतलब यह है कि अगर सपोज करो कि ये प्लेन मिरर है और यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है ऐसे, तो इस बी की इमेज कैसी बनती है, इस तरीके से। तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन आपकी इमेज कैसी है, ऐसे। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के कारण कैसी इमेज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। जैसे ना, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे वो तुमने देखा होगा ना, वो रिलायंस, धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी का पहले सबसे बड़ा क्या बिजनेस था, ऑयल का बिजनेस था। अंबानी साहब पहले क्या निकालते थे, ऑयल निकाल के रिफाइन करते थे। अब देखो उनका सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, देखो ऑयल का करो तो एल का तो हो जाएगा जे, इसका हो जाएगा आई, इसका हो जाएगा ओ। तो ऑयल का क्या आया, जियो, ठीक है। ये लोगो बनाया उन्होंने इस तरीके से। लिखो अपनी कॉपी में, लेटरल, तो प्लेन मिरर के कारण कैसी इमेजेस बनती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। ठीक है, अब सुनना, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, कोई किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, डाउट नहीं है तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो अपनी कॉपी में, कैन कैन प्लेन मिरर कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज। क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है क्या, सोचो। कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज, इसका आंसर है यस। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो आपकी इमेज क्या बन जाएगी, रियल। कैसे, ध्यान से इस रे डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाना। सपोज करो कि ये आपका प्लेन मिरर है और मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मान लो आपके ऑब्जेक्ट से एक लाइट तो ऐसे आ रही है और मान लो कि आपके ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे आ रही है, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होके, ध्यान से देखो, यहां पे आपकी इमेज बन रही है। ध्यान से देखो, तो यहां पे आपकी इमेज जो है वो रियल है, क्योंकि इमेज जहां बन रही है वहां पे लाइट सही में मीट कर रही है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। याद रखना, अगर आप इंसिडेंट लाइट को आगे की तरफ खींचते हो ना तो ऑब्जेक्ट मिलता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को खींचते हो तो इमेज बनती है। तो ध्यान से देखो, क्या प्लेन मिरर के कारण रियल इमेज बन सकती है, सिर्फ एक ही ऐसा केस है, यस। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, वर्चुअल। तो ये बना लो अपनी कॉपी में डायग्राम,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार एसर्शन एंड रीजन में भी आता है ये क्वेश्चन। लिख लो इसको अपनी कॉपी में कि यस, अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कई लोग इसको इन्फिनिटी वर्ड भी यूज करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तुम सबको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पता है आप सब लोगों को, तो अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट रिवीजन करा देता हूँ कॉनकेव मिरर का। ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। ये तुम अपनी प्लीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं तुम्हें कॉनकेव मिरर का रिवीजन करा रहा हूँ अब कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। अगर तुम भूल गए हो तो याद रखना, कॉनकेव मिरर आपका इस तरीके से होता है ना। इसकी अंदर वाली साइड क्या होती है, इसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। यहां पे होता है आपका सेंटर, और पी और सी के बीच में क्या होता है, आपका फोकस होता है ना। इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर होता है। और पी से लेके सी की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और पी से लेके एफ की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, और सी से लेके एफ भी क्या होता है, फोकल लेंथ, है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल्स होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं 3 या 4 रूल्स हैं, तो मैं तुम्हें वो रूल्स बता देता हूं कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर, तो अगर आपकी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो पैरेलल तो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो पहला रूल क्या है, पैरेलल तो कहां से पास करेगी, फोकस से। फिर अपन दूसरे रूल की बात करते हैं। तो ये अपना कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर। अगर आपकी इंसिडेंट लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सब ध्यान से देखना, पोल, फोकस, सेंटर। अगर आपकी इंसिडेंट लाइट सेंटर से पास कर रही है तो जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। तो अगर सेंटर से पास कर रही है तो वो अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस इट्स पाथ। अपने पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस करेगी, मतलब जैसे गई थी वैसे की वैसी वापस आ जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है, ध्यान से देखना, फोर्थ रूल क्या है, पोल, फोकस, सेंटर। इसको रूल नहीं बोलते, ये तो अजीब सा है कि अगर फोकस पे आएगी तो आपकी इस तरीके से जाएगी, मतलब अगर ये आई है तो ये आर है, और आई इक्वल टू आर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम बनाने के लिए आपको 4 रूल फॉलो करने हैं। वो 4 रूल कौन से हैं, ये 4 रूल ही तुम्हारी कॉपी में है। पैरेलल आएगी तो फोकस, फोकस से पास करेगी तो पैरेलल, सी से पास करेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी, और पोल पे जाएगी तो आई इक्वल टू आर। ये 4 रूल आपको याद करने हैं कॉनकेव मिरर के लिए। याद रखना, कॉनकेव मिरर की अंदर वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है, और याद रखना एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। इनका डेरिवेशन अब तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो इन चारों रूल्स को, तुम लोगों ने शायद ये चारों रूल्स 10th क्लास में पढ़े होंगे, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, सी से पास करेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, और पी पे आएगी तो आई इक्वल टू आर। तो इन चारों रूल्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास इस तरीके से 6 रे डायग्राम बनते हैं। तो कॉनकेव मिरर के ये सारे के सारे रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसमें तुम्हें 1-2 रे डायग्राम बनाना सिखाता हूं, बाकी तुम लोग ट्राई करना क्योंकि ये तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। जैसे मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस, और मान लो ये आपका सेंटर, और मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पड़ा हुआ है, और मैं बोलूं कि आप इसका रे डायग्राम बनाओ। याद रखना, तुम खाली कोई भी 2 रूल यूज करोगे, सारे रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। एक रूल जो बहुत आसान है वो है पैरेलल, और कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। एक रूल तो ये यूज हो गया। दूसरा कौन सा यूज कर लो, तुम चाहो तो इसको इस तरीके से करो, या तो तुम एक काम करो, फोकस से पास करो इसको, एक लाइट को, और एक लाइट तुम्हारी ये पैरेलल। तो तुम्हारी इमेज कहां बनी, ये। तो अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो आपकी इमेज कैसी है, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखना, अब इस इमेज की प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक तो इस बी पे लाइट सही में पहुंच रही है, मतलब ये कौन सी इमेज है, रियल है।
ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, आपकी इमेज नीचे की तरफ है, मतलब ये कौन सी इमेज है? इन्वर्टेड है। ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, आपकी इमेज बड़ी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी इमेज है? आपकी एनलार्ज्ड इमेज है। और ध्यान से देखो तो आपका ऑब्जेक्ट का है सी और एफ के बीच में, और आपकी इमेज का है, आपकी इमेज है बियॉन्ड सी। तो ये इस तरीके से तुम्हें सारे के सारे रे डायग्राम तुम्हें याद रखने हैं। देखो है ना, रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना तुम रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कई जगह तुम्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस मिलेंगे। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता है तो तुम फंस जाओगे। तो रियल इमेज कब बनती है? जब आपकी लाइट सही में पहुंचती है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, आपकी इमेज बड़ी है, तो कौन सी इमेज होगी? एनलार्ज्ड। है ना? जैसे अब हम स्टडी करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की, इस वाले डायग्राम की। ध्यान से देखो, तो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है? तो एक तो पैरेलल फोकस लिया, एक मैंने सी से पास किया। ध्यान से देखो, आपकी इमेज का बनी नीचे की तरफ। आप खुद मुझे बताओ, एक तो ये रियल इमेज है क्योंकि लाइट सही में पहुंच रही है। ध्यान से देखो, इन्वर्टेड भी है, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, आपकी इमेज नीचे की तरफ है। और तीसरा, ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, आपकी इमेज छोटी है ना? तो इसको बोलते हैं हम डिमिनिश्ड इमेज। एनलार्ज मतलब आपका इमेज बड़ा है, डिमिनिश मतलब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। और ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट का है, आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, पर आपकी इमेज का है, ध्यान से देखो, सी और एफ के बीच में, है ना? तो इस तरीके से ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो आपका ऑब्जेक्ट अब पोल और फोकस के बीच में पड़ा हुआ है। तो आपकी देखो, इसकी इमेज का बनी यहां पे पीछे की तरफ। ये मैं तुम्हें बना के बताता हूं क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये आपका, सपोज करो कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर। और मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहां रखा हुआ है। तो एक तो पैरेलल फोकस, एक तो ये बन गया, और एक पोल पे लेके जाना, और इधर से तरफ आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे लाइट सही में नहीं पहुंच रही है, मतलब वर्चुअल है। आपका ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो इरेक्ट है। और ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो एनलार्ज्ड है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो इस तरीके से तुम्हारा काम क्या है? तुम ये 6 के 6 डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओगे। कौन से? कॉनकेव मिरर वाले। और कॉन्वेक्स वाले तो खाली 2 ही रे डायग्राम तुम्हारे सिलेबस में है। कॉन्वेक्स के 2 ही रे डायग्राम होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस तरीके से, मतलब याद रखना, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। तो कॉन्वेक्स में 2 ही रे डायग्राम है। अगर पैरेलल लाइट आएगी तो याद रखना, इसमें कैसे पास करेगी? इस तरीके से। तो पैरेलल, और कैसे पास करेगी? इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल है, क्योंकि यहां पे लाइट सही में नहीं पहुंच रही है ना? तो कॉन्वेक्स में तुम्हारे पास 2 ही रे डायग्राम होते हैं। एक तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज का है फोकस पे, और वर्चुअल इमेज है। और दूसरा रे डायग्राम ये वाला है। दूसरे डायग्राम में क्या होता है? ध्यान से देखना, तो मान लो कि ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो इंफिनिटी के अलावा, तो एक जैसा ही रे डायग्राम बनता है। तो एक तो आप पैरेलल लेके जाओ, तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से। एक आप पोल से पास करो तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये कहां से पास करेगी? यहां से। तो ये आपकी इमेज है। ध्यान से देखो, वर्चुअल है क्योंकि लाइट सही में नहीं पहुंच रही है, इरेक्ट है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है। और तीसरा कौन सी इमेज है? डिमिनिश्ड है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है और आपकी इमेज छोटी है। ठीक है? तो अब तुम्हारा काम क्या है? ध्यान से देखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं मिरर फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। आज तो हो नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन चालू करेंगे। पर नेक्स्ट क्लास मेनली अपनी मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल पे है, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, तुम्हारा काम क्या है? ये 8 रे डायग्राम तुम्हारी कॉपी में बनाना। कौन से? 6 तो कॉनकेव के, 2 कॉन्वेक्स के, और हो सके तो एक प्लेन मिरर का। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास अपनी मिरर फॉर्मूला पे। आज मैं तुम्हें इसका एक ऑब्जेक्टिव शीट भेजूंगा, कंसेप्ट वाला। ठीक है? कंसेप्ट का शीट भेजूंगा मैं रिफ्लेक्शन का। और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अपनी मीटिंग अब खत्म होने वाली है। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अब। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके,
कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी सर? प्योर रिफ्लेक्शन पे है, मिरर फॉर्मूला। मेनली मिरर फॉर्मूला में तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा। मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। याद रखना खाली 10वीं क्लास नहीं है, अपन 12वीं में है, अपने को अब एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है। तो मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से क्या रिजल्ट आता है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा काम क्या है, प्लीज यार तुम लोगों ने पहले ये सब पढ़ रखा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इनके रे डायग्राम एक बार अपनी कॉपी में बना लेना। और तुम्हें नहीं समझ में आते हैं तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें करा दूंगा, है ना। तो उस दिन अगर तुम्हें नहीं आते रे डायग्राम बनाना तो बोलना, मैं 12:30 से तुम्हारा रे डायग्राम का क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो। Sir, will you please send these slides today? हाँ, मैं अभी स्लाइड भेज रहा हूँ, ये स्लाइड तो अभी भेज दूंगा मैं। Okay, sir. Thank you. ओके, चलो बाय बाय यार, एंजॉय। भेज रहा हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शीट सॉल्व करना, है ना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें। वो वेव्स की शीट सॉल्व करके भेजो मुझे तुम सब। हाँ यार, मैं इतनी मेहनत से शीट बनाता हूँ, तुम लोग सोचो कितना टाइम लगता है बनाने में। चलो बाय बाय।